हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए प्रारंभ करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट टॉपिक है, हम ज्योग्राफी चला रहे थे वो चलाएंगे, उसके साथ साथ हम हिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं। राइट, हम देखते हैं कि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हिस्टोरी में के 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। ठीक, और जब हम एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं कि हमको एग्जाम में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप लोगों को पता होगा कि इतिहास से सिर्फ और सिर्फ इतिहास से आपको 15 प्रश्न के आसपास मिलते हैं, यानी लगभग 15 प्रश्न आपको मिल जाते हैं। अब यहीं पर अगर हम इनको डिवाइड कर दें, ठीक, तो आपको जानते हैं कि आप भारत का इतिहास में 3 इतिहास पढ़ते हैं। एक होता है एंशिएंट अर्थात प्राचीन पढ़ते हैं, दूसरा होता है मिडवल या मध्यकालीन पढ़ते हैं, और तीसरा होता है मॉडर्न, हम मॉडर्न पढ़ते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें और इनकी तुलना करें तो हम पाते हैं कि सबसे अधिक जो प्रश्न आते हैं वो मॉडर्न से आते हैं। किससे आते हैं? मॉडर्न से आते हैं। हम इससे सबसे अधिक जो है गोल या फिर कह सकते हैं सबसे अधिक प्रश्न या क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, अब 15 प्रश्न आते हैं, तो इससे वर्तमान का जो रेशियो चल रहा है, हम जैसे एग्जाम देख रहे हैं, कोई भी एग्जाम ले लो, ठीक है, एंशिएंट से ऐसा ही कोई अगर आया तो आया, एक प्रश्न आ गया, वरना ये नहीं आता है। वहीं हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की, तो मध्यकालीन भारत में 2 प्रश्न ये मैक्सिमम है। क्या है? ये मैक्सिमम है कि 2 प्रश्न आते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। परंतु अगर हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो इससे कम से कम 10 प्रश्न होते हैं। ये 10 प्रश्न कम से कम होते हैं। अब होता क्या है, हम लोग इन्हीं प्रश्नों में, इतिहास के इन्हीं प्रश्नों को वहां पर गलत करके चले आते हैं। ये हमारा इतिहास का सिलेबस है, जो मतलब इतिहास के नंबर किस प्रकार से कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, हम लोग करते क्या है, अक्सर देखते हैं कि जो कोचिंग वगैरह होती है मध्यकालीन से ही प्रारंभ करती है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड है भैया, क्योंकि ट्रेंड में मॉडर्न से ही आती हैं, आधुनिक भारत से ही आती हैं, ना कि मिडवल और एंशिएंट से। अब बात करते हैं बच्चे क्या करते हैं, ये पढ़ा दिया गया तो कहते हैं सर मिडवल और ये एंशिएंट पढ़ाइए। भैया इनको पढ़ाने का कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं अब ना बराबर रह गई हैं, परंतु फिर भी ये जो है इसे हम लोग पढ़ लेते हैं, और ये जरूरी है क्योंकि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं। शेष सारे प्रश्न कहाँ से आते हैं? मॉडर्न से आते हैं। तो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या हो जाता है? मॉडर्न हो जाता है। तो इसी को लेकर चलते हैं, आइए चलते हैं भारत में मॉडर्न के बारे में बात करते हैं। पर उससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि अगर हम इनके विभाजन की बात कर लें कि कहाँ से किसको क्या माना जाता है, तो याद रहे जब हम एंशिएंट की बात करते हैं तो एंशिएंट का जो वर्ष है वो 9वीं शताब्दी के पूर्व है। 9वीं शताब्दी के पूर्व है, ठीक, 9वीं शताब्दी के पूर्व है। अब यहीं पर जैसे 9वीं शताब्दी मतलब 800 प्लस में इसके पूर्व है, यानी 700 तक जो है, या 800 तक कह सकते हैं, या 799 तक कह सकते हैं। क्या है? 799 ईस्वी तक। ये क्या है? ये हमारा मतलब प्राचीन भारत का इतिहास होगा, ठीक। लेकिन इससे लेकर के 16वीं शताब्दी तक, क्या चीज? 16वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत आता है, और 16वीं शताब्दी के बाद से अब तक, ठीक, क्या है, अब तक प्रेजेंट टाइम तक जो है वो आधुनिक भारत के तहत आता है। तो हमें पढ़ना कहां से है? 16वीं शताब्दी से प्रारंभ करना है, 16वीं शताब्दी से। परंतु हमको देखना क्या है, हम जब भारत के इतिहास, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भारत का इतिहास क्या है, तो याद रहे ये जो मैंने बताया है ये भारत के इतिहास के उससे नहीं बताया है, ये मैंने पूरे विश्व लेवल के इतिहास के बारे में बताया है, ठीक। अब बात करते हैं, जब हम भारत के इतिहास के बारे में बात करते हैं, तो जब हम मॉडर्न की बात करते हैं, तो भारत के इतिहास में मॉडर्न की जब हम बात कर लेते हैं तो ये प्रारंभ हो जाता है यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन, जहां भारत में यूरोपीय लोग आगमन करना प्रारंभ करते हैं। आगमन किस परिप्रेक्ष्य से? देखो, यूरोपियों का आगमन 2 परिप्रेक्ष्य से हुआ है, या 2 उद्देश्यों के तहत किया गया है, ठीक। अब वो 2 उद्देश्य कौन कौन से हैं? 2 उद्देश्य हैं, एक तो है युद्ध, एक क्या है? युद्ध, या फिर कब्जा करना, या फिर शासन करना, या अपने साम्राज्य का विस्तार करना, साम्राज्य विस्तार। अब साम्राज्य विस्तार ही जरूरी नहीं है, हो सकता है साम्राज्य विस्तार की बजाय डकैती हो, या फिर हो सकता है लूट हो। क्या हो सकता है? लूट हो। भाई जाहिर सी बात, हमारा देश जो था धनी था, तो यहाँ से लूटने की संभावना सबसे अधिक थी, और अक्सर यही हुआ
कि जो बाहरी एशियाई वगैरह जो देशों से आए उन्होंने क्या किया, हमारे देश में आकर लूट की और लूट करके चले गए। पहला तो कारण यह था। अब दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो क्या था, तो था व्यापार। क्या था, व्यापार। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यूरोपियों का आगमन व्यापार ही नहीं बल्कि था अपने धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म का प्रचार करना। इनका तीसरा एक उद्देश्य था, वो था अपना साम्राज्य का विस्तार करना, साम्राज्य विस्तार। अब बात करते हैं सर, आपने यहां भी बताया साम्राज्य विस्तार और लूट, तो आपको बताएं, हाँ यहां पर भी हमने बताया साम्राज्य विस्तार और लूट, लेकिन अब यहां पर एक लेकिन लग जाती है। वो लेकिन क्या है, ये साम्राज्य विस्तार लूट के ही उद्देश्य से रखी गई थी, या हम कह सकते हैं लूट के ही परिप्रेक्ष्य से रखा गया था। ठीक, अब जैसे मान लो जो भारत में मुगल आए, भारत में मुगल आए, ये किस उद्देश्य से आए थे, क्या यहाँ पर आकर कुछ भी ऐसा था, लेकिन नहीं, बाबर को भारत में आकर आक्रमण करने का न्योता दिया गया, वो आया और भारतीय लोगों, जिन लोगों ने उसे न्योता दिया उन सबको पराजित किया। अब क्योंकि वापस उसे जाने के लिए कोई स्थान नहीं था, क्योंकि जो उसका स्थान था उससे पहले ही छीना जा चुका था, तो उसके पास बचा क्या, जो जीता हुआ क्षेत्र था, जीता हुआ क्षेत्र क्या था, भारत था। तो आके वो अपने मतलब जीते हुए क्षेत्र में रुक गया और उसी क्षेत्र को अपना विस्तार बना लिया। यह था साम्राज्य विस्तार। ठीक, अब यहीं पर अगर हम बात कर दें कि लूट की, तो भैया अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबर से पहले जितने भी शासक आए, चाहे गौरी आया हो, गजनवी आया हो, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक आया हो, बिन कासिम आया हो, कोई भी जितने भी बाहरी व्यक्ति आए हैं, आक्रांता आए हैं, उन लोगों ने क्या किया है, सिर्फ लूट की, आए लूट किया, जो था धन वगैरह लेके चले गए, धन के साथ साथ कुछ और भी लेके चले गए। जैसे कहते हैं शराब और शबाब, तो शराब समझ रहे होगे ना, शराब पी जाती है, शबाब देखी जाती है, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं। आइए हम बात करते हैं यूरोपियों का भारत में आगमन। सबसे पहले देखते हैं कि यूरोपियों का भारत में आगमन, ये प्रारंभ कहां से हुआ, इसका जो प्रक्रिया थी क्या थी। हम जानते हैं कि 1498 में हमारे देश में एक व्यक्ति आया था। कौन था, वो था पुर्तगाली, कौन, वास्को, वास्को डी गामा। कब आया था, तो 1498 में भारत आया। 1498 में भारत आया और जब वापस गया, कहा गया, अपने यूरोप गया या पुर्तगाल गया, तो क्या हुआ, वहां पहुंचकर इसने यहाँ से जो चीज इसने खरीदी थी, क्या खरीदा था, मसाले खरीदे थे। क्या खरीदे थे, मसाले खरीदे थे। अब मान लो ये मसाले के जो कॉस्ट थी वो 1 रुपए थी, कितनी थी, 1 रुपए थी, लेकिन जब यहाँ से गया तो अब इसी मसाले को जो यहाँ पर 1 रुपए में खरीदा, उसे वहां पर 60 रुपए में बिक्री किया। क्या किया, 60 रुपए में बिक्री किया। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या हमारे यहाँ सोना होता है, तो भैया आपको हम जानकारी के लिए बता दें, हमारे यहाँ सोना नहीं होता था। हमको जब सोने की आवश्यकता होती थी तो हम बाहर से मंगाते थे, फॉरेन से, विदेश से मंगाते थे, तो हमारे यहाँ सोने के, तो फिर इसको सोने की चिड़िया क्यों कहा गया, क्या कारण था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, तो भैया इसका कारण यही है, ये रहा, ये हमारे महाशय जी, इन्होंने हमारे देश को सोने की चिड़िया कहलाया। क्यों, इसके पीछे देखो एक छोटा सा तर्क है। हम जब सोने की बात करते हैं, ठीक, सोने की चिड़िया मतलब, भाई क्या हमारे देश में चिड़िया कभी भी देखा है कि सोने की चिड़िया उड़ रही है, ऐसा होता तो गुलेल से मार के कट से अपने घर गिरा लेते, है ना, ऐसा नहीं है। तो सोने की चिड़िया का तात्पर्य अगर हम देखें तो सोने से नहीं है। क्यों, हमारे देश में सोना केवल कोलार की खान से निकलता है, कोलार की खान से। अब बात करते हैं ये पड़ती कहाँ है, तो ये कर्नाटका में पड़ती, कहाँ पड़ती है, कर्नाटका में पड़ती। अब जब कर्नाटक की हम बात करते हैं तो एक चीज याद आती है कोलार से, क्या, KGF, क्या याद आता है, KGF, ये क्या है, यश भाई की अपनी मूवी है, ठीक, संजय दत्त भी है उसमें। तो KGF किस पर बनी है, कोलार की खान से बनी है। देखा होगा कि जितना है सब स्वर्ण से है, और लास्ट में क्या करता है, स्वर्ण ले जाके नदी मतलब समुद्र में बहा देता है, ठीक है। तो केवल हमारे देश में, इंडिया में जो कोलार की खान है, यहाँ से स्वर्ण पाया जाता है, अन्य कहीं से नहीं। हाँ, पाए जाते हैं, साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन उससे
सोना निकालने में इतनी कॉस्ट लग जाती है जितने की सोना नहीं निकलेगा, या सोने से दुगुना या तिगुना या 4 गुना कॉस्ट उसकी आ जाएगी, मतलब निकालने में, केवल रिफाइन करने में। ठीक है, तो हम इससे कह सकते हैं हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं है। ठीक, मतलब सोने की चिड़िया है लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में नहीं, मतलब सोना नहीं है। तो फिर क्या कारण था भैया? मैंने अभी क्या बताया, इससे संबंधित था। हम देखते हैं आलू खाते हैं, हमारे यहाँ का नहीं है, मैक्सिको का है। भिंडी खाते हैं, टमाटर खाते हैं, ये चीजें हमारे देश की नहीं है। हम जो चाय पीते, चाय जो चाय पत्ती होती है ना, ये भी हमारे यहाँ की नहीं है, बल्कि ये चीन की है, या हम कह सकते हैं हमारे जो हिमालय है, हिमालय के उत्तर साइड की है। लेकिन हमारे देश की जलवायु ऐसी है जो कि चाहे जहां से ले आओ फसल लाके अपने यहाँ लगा लो। कारण क्या है? देखो, जलवायु दो प्रकार की होती है, एक होता है उष्ण, दूसरा होता है शीत। तो हमारे यहाँ शीत और उष्ण दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आइए बात करते हैं, जैसे मान लो कि ये इंडिया है, ठीक, कुछ इस प्रकार से इंडिया है। ठीक, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हम कह सकते हैं ये मध्य प्रदेश वगैरह है। ठीक, छोटा नागपुर का पठार है। तो इस पठार से नीचे की तरफ ये सब क्या आता है, यहाँ पर क्या आता है, उष्ण कटिबंध आता है। क्या आता है ये सब? ये उष्ण में आता है, उष्ण कटिबंधी में आता है। लेकिन जब हम इसके ऊपर की बात करते हैं, ये सब किस में आता है? शीत कटिबंध में आता है। किसमें आता है? शीत कटिबंध में आता है। क्लियर? दोनों देखो जलवायु पा गए। अब बात करते हैं, देखो जितनी फसलें होती हैं या तो उष्ण में उगती हैं या शीत में उगती हैं, हमारे यहाँ दोनों पाई जाती है। कुछ ऐसी फसल भी होती है जो दोनों में उगती है, मतलब उष्ण भी हो और शीत भी हो, मतलब ना अधिक गर्मी हो ना अधिक ठंडी हो। तो उनके लिए ये गंगा का मैदान वगैरह उपस्थित है। हम यहाँ पर उन फसलों को बो लेते हैं। तो इस हिसाब से जितनी भी फसलें पूरे विश्व में होती हैं, सारी की सारी फसलें भारत में पाई जाती हैं। ये है हमारे देश की सोने की चिड़िया कहलाने का सबसे बड़ा मुख्य कारण। अगर कोई कहता बहुत सोना पाया जाता, भैया सीधे उसको समझाओ, कह तो सोना अगर पाया जाता था तो वर्तमान में सोना कहाँ है? सीधे पूछो, वर्तमान में सोना कहाँ है? और यदि कहे कि सब चले गए, ये है वो है, तो भैया अन्य हर जगहों से आज भी सोना निकल रहा है। भारत में मात्र एक ऐसी खान है जो कोलार की खान है, जो कर्नाटक में पड़ती है, वहां से शुरू से लेके अभी भी स्वर्ण निकल रहा है। इसके अतिरिक्त कहीं से भी स्वर्ण नहीं निकलता है। तो हमारा देश इस बदौलत सोने की वजह से स्वर्ण की चिड़िया नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक मुख्य कारण है। वो क्या है? हमारे देश की जलवायु। क्लियर? जो कि हर एक फसल को अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है। आप कह सकते हैं हर एक फसल को हम उगा सकते हैं, चाहे वो ठंडी क्षेत्र का हो या गर्म क्षेत्र का हो। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं यूरोपियों का आगमन। समझ गए हो ना कि यूरोपियों का आगमन क्यों हुआ? सबसे पहले व्यापार करने के लिए, फिर अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, तीसरा है अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। अब हमें ये पता चल गया। अब बात करते हैं हम क्रम की, यूरोपियों के आगमन के क्रम की। सॉरी, हम बात करते हैं यूरोपियों के आगमन के क्रम की। अब उस क्रम में क्या है? आइए बात करते हैं यूरोपियों के आगमन। हमने देखा वास्को डी गामा, ठीक, सबसे पहले आए थे। ठीक, अब इनको नाम छोड़ दो, अब हम बात करते हैं सीधे कंट्री, देशों को ले लेते हैं और कब आई, कहां पर आई, हम उन बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली आए। कब आए थे? 1498 को। कहां पर आए थे? तो सूरत के कालीकट। कहां आए थे? कालीकट। कहां पड़ता है ये? सूरत में पड़ता है। ठीक है, ओ सूरत नहीं, केरल के कालीकट। कहां आए थे? केरल के कालीकट में आए थे। आए थे केरल के कालीकट पहुंचे थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि इसके बाद डच आए थे। कौन आया था? डच आए थे। कब आए थे? तो 1604 को आए थे। कब आए थे? 1604 को आए थे। सबसे पहले कहां पहुंचे थे? तो सूरत पहुंचे। कहां पहुंचे? सूरत पहुंचे। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, कई बार क्या होता है केवल लिखवा दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है और मार्किंग नहीं करवाई जाती, या हम कह सकते हैं मैप लोकेशन नहीं बताया जाता है कि इनका मैप लोकेशन क्या है। तो आइए हम एक बार मैप लोकेशन भी देख लेते हैं। हम बात करते हैं पुर्तगाल की। जब हम मैप खोलते हैं तो मैप में देखते हैं कि जो
अटलांटिक सी है, ठीक है। अटलांटिक सी के पास यूरोप में जाते हैं, अफ्रीका के जस्ट ऊपर देखो, मोरक्को वगैरह के जस्ट ऊपर हम जब देखते हैं तो वहां स्पेन नजर आता है। स्पेन के जस्ट पास में आपको पुर्तगाल नजर आएगा। तो हम कह सकते हैं पुर्तगाल की सीमा किससे लगती है, किस देश से, तो स्पेन से इसकी सीमा लगती है। और यदि हम समुद्र की बात करते हैं तो समुद्र नहीं, महासागर है, वो कौन सा है, अटलांटिक महासागर, लेकिन नॉर्थ अटलांटिक महासागर स्थित है। जो अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप तथा अफ्रीका के मध्य में है, जिसकी यस आकृति है। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बात कर डच की। डच लोग कौन थे, तो आप लोग डच तो सुना होगा, लेकिन डच थे कौन भैया, जो नीदरलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे, नीदरलैंड के निवासी थे, उन्हें हम लोगों ने डच कहा। क्या कहा, डच कहा। अब अगर हम इनके लोकेशन के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि जो हम देखते हैं, सबसे पहले सी देखते हैं, या सबसे पहले आप लोगों को सबसे फेवरेट मतलब सबसे जाना पहचाना कौन सा, ब्रिटेन। हम ब्रिटेन को देखते हैं। ब्रिटेन के नीचे देखो आपको नजर आएगा नॉर्थ सी। क्या नजर आएगा, नॉर्थ सी। नॉर्थ सी के पास में आप जब जाएंगे तो वहां पर बेल्जियम और जर्मनी, क्या चीज, बेल्जियम और जर्मनी, ये नजर आएंगे। तो हम कह सकते हैं जो नीदरलैंड है ये बेल्जियम और जर्मनी इन दोनों देशों के मध्य स्थित है। ठीक, इस तरीके से है, देखो इस तरीके से है, ये जर्मनी है और ये बेल्जियम है। क्लियर, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर नीदरलैंड स्थित है, ये, और ये है नॉर्थ सी, ये यूरोप का बता रहा हूं मैं, ठीक है। और इसके बाद क्या पड़ता है, यहाँ पर फ्रांस वगैरह पड़ता है। तो हमको क्या जानना है, केवल नीदरलैंड जानना है, जिन्हें हम डच कहते थे, जो 1604 को भारत में आए। इनके बाद आने वाले थे वो थे अंग्रेज। कौन थे, अंग्रेज थे। कब आए थे अंग्रेज, कब आएंगे, तो 1608 को आए थे। कब आए थे, 1608 को आए थे। कहां पहुंचे थे, सूरत पहुंचे थे। सूरत कहां पड़ता है भाई, गुजरात में पड़ता है। चलिए आइए अब बात करते हैं अंग्रेज। भैया अंग्रेज मतलब ब्रिटिश से आए थे ना, ब्रिटेन से आए थे। कहां से आए थे, ब्रिटेन से आए थे। कहां से आए थे, ब्रिटेन से आए थे। ब्रिटेन पहले एक छोटा सा द्वीप हुआ करता था, लेकिन कालांतर में जाकर ये ग्रेट ब्रिटेन बना। क्या बना, ग्रेट ब्रिटेन या महान ब्रिटेन। हुआ क्या कि ब्रिटेन तो केवल एक देश है या एक द्वीप है। देखो ये सभ्य मतलब इतना विस्तृत क्यों हुआ, क्यों इतना संपन्न हुआ, कारण ये था कि जो इसकी आकृति थी, आकृति गौर से मैप में जब देखेंगे तो पता चलेगा कि देखो इसको चारों तरफ से वो मिल रहा है। एक तरफ नॉर्थ सी है, एक तरफ अटलांटिक सी है, ऊपर अंटार्कटिका सी है, मतलब आर्कटिक सी है, मतलब चारों तरफ से किसे महासागर और सागरों से घिरा हुआ है। इसलिए यहाँ पर मतलब पोर्ट बनने की संभावना सबसे अधिक है। ठीक, मतलब यातायात मतलब जो वाहन वगैरह है, जल मार्ग की सुविधा सबसे बेहतर है और सबसे कम खर्चा भी जल मार्ग के द्वारा ही आता है। इस बदौलत सबसे संपन्न हो गया। ठीक, अब बात करते हैं ब्रिटेन से। ग्रेट ब्रिटेन जब बना तो ग्रेट ब्रिटेन ये कैसे बना, कितने देशों से मिलकर बना, तो आपको बता दें ग्रेट ब्रिटेन आगे जब जाके ये जी भी बना, अर्थात ग्रेट ब्रिटेन बना, तो ग्रेट ब्रिटेन 4 देशों से मिलकर बना। वो देश कौन कौन से हैं, हम जानते हैं कि पहला देश वेल्स, दूसरा आयरलैंड, तीसरा स्कॉटलैंड, और तीसरा है इंग्लैंड, या हम ब्रिटेन कहते हैं। भाई ये भी तो एक द्वीप है ना। अब बात करते हैं कि वेल्स कहां पर स्थित है। हम जब मैप में देखते हैं तो उसमें लंदन दिखाई देता है ना, लंदन के जस्ट ऊपर आपको एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देगा जो इस तरीके के शेप में है। ठीक, तो देखो इस तरीके का शेप आपको दिखाई देगा इस तरीके से, तो यहां पर वेल्स स्थित है। क्लियर, आयरलैंड कहां पर स्थित, आयरलैंड इस साइड में ऐसे करके स्थित है। स्कॉटलैंड जस्ट ऊपर स्कॉटलैंड है और ब्रिटेन यहां पर ये ब्रिटेन स्थित है। ठीक, इस प्रकार से द्वीप है
तो आपको अच्छी तरह बता दिया है कि ब्रिटेन कहाँ से और कैसे किससे मिलकर बना हुआ। अब बात करते हैं कि इन लोगों के बाद आए हैं डच। कौन आया है? डच। इनके बाद आए हैं डच। अब बात करते हैं ये डच कब आए थे भैया? 1608 को अंग्रेज आए और 1618 को ये डच आए और कहाँ पहुंचे थे? ये भी सूरत पहुंचे थे। जितने हैं सबके सब कहाँ पहुंचे? सूरत पहुंचे। ये कुछ जानने की और कुछ आवश्यकता ही नहीं है, सब सूरत पहुंचे। जब ये लोग सूरत पहुंचे, अब यहाँ पर देखो कब पहुंच रहे हैं? 1618 में। सीक्वेंस पूछता है, कई बार सीक्वेंस पूछता है कि सीक्वेंस इनका बताइए, आने के क्रम, यूरोपियों का भारत आगमन का क्रम। ठीक, तो कई बार पूछता है, तो क्रम याद रखना। डेस्क। अब बात करते हैं डेस्क किसे कहते हैं? तो डेनमार्क के लोगों को, किसे? डेनमार्क के लोगों को क्या कहा गया है? डेस्क कहा गया है। अब डेनमार्क कहां पर पड़ता है? अभी हमने आपको जैसे बताया है कि इंग्लैंड, इंग्लैंड के जस्ट नीचे जो नॉर्थ सी है, उसके राइट साइड में आप देखिए रसिया की तरफ आपको जर्मनी दिखाई देगा। जैसे हमने इसको बताया, नॉर्थ सी, बेल्जियम और जर्मनी। जर्मनी के जस्ट ऊपर जब हम देखेंगे तो वहां पर डेनमार्क स्थित है। और उसका अगर पड़ोसी देश की बात करें, जिसके पड़ोस में मतलब पहुंच रहा है, तो वो स्वीडन है। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले इसकी जो डेनमार्क की सीमा साझा करती है, किससे लगती है? वो है जर्मनी। कौन है? जर्मनी। और जो जर्मनी के अतिरिक्त जो पड़ोसी राज्य है या देश है, वो है स्वीडन। कौन है? स्वीडन। क्लियर? तो ये है इसकी लोकेशन। अब आप लोगों से एक मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि डेनमार्क किन दो सागरों के मध्य स्थित है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि डेनमार्क किन दो सागरों के मध्य स्थित है। अब बात करते हैं कि इनके बाद कौन आया? तो इनके बाद आने वाले थे फ्रांस। कौन थे? फ्रांसीसी लोग आए थे। ठीक, फ्रांस से आए थे। और जो फ्रांस के लोग आए थे, कब आए थे? 1668 में आए थे। कब आए थे? 1668 में आए थे। ये भी कहां पहुंचे थे? सूरत में पहुंचे थे। आइए हम बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस किन किन देशों से घिरा हुआ है? सबसे पहले जर्मनी, बेल्जियम, सॉरी, आइए हम देखते हैं फ्रांस किन किन देशों के मध्य स्थित है। तो फ्रांस स्थित है जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली और स्पेन। 5 देशों के मध्य हमारा फ्रांस स्थित है। फ्रांस की लोकेशन क्या है? इटली, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी और स्पेन। 5 देश हैं जिनके मध्य में फ्रांस स्थित है। उम्मीद करता हूं मैंने विद मैपिंग के द्वारा आपको जो यूरोपीय लोगों का भारत में आगमन था, आप लोगों को बता दिया है। ये भी बता दिया है कि ये लोग क्यों आए थे। सबसे पहले ये व्यापार करने आए थे, दूसरा अपने साम्राज्य का विस्तार करने आए थे, तीसरा क्या था? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने आए थे। वो बात अलग थी कि आए यहाँ पर युद्ध शुरू कर दिया। बात करेंगे कल इसके आगे की। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।